नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित का अध्याय 13। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि किसी कारणवश आप उनको नहीं समझ पाए हैं या आपने अपनी एड ग्रेड में नहीं लिखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक पर जाकर के आप उन सभी अध्यायों को पूर्ण कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखते हैं हम अध्याय 13, सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सीधा सीधा यानी सीधा, और प्रतिलोम प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। ठीक है ना, उसका विपरीत, उल्टा या विपरीत बोलते, ठीक है ना, विपरीत, इसको विपरीत भी बोलते हैं। ठीक, प्रतिलोम यानी उसका विपरीत होता है। तो यहाँ हम सीधा देखेंगे और उसके विपरीत में कौन सी बात कही जा रही है ये हम इन प्रश्नों को देखेंगे, इनके सवालों को समझेंगे। तो यहाँ देखिए प्रश्न एक दिया गया है कि 14 मीटर ऊंचे 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। ठीक है, समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, उसकी छाया 15 मीटर दी गई है। और यहाँ पर देखें कि बिजली का खंभा जो है उसकी जो है ऊंचाई दी गई है और उसकी छाया की भी ऊंचाई या लंबाई दी गई है। ठीक है ना, तो यहाँ देखो 14 मीटर ऊंचा, ऊंचा यानी ऊंचाई, बिजली के खंभा की छाया, तो ये दोनों दी गई। यानी यहाँ पे क्या दिया गया है, दोनों चीज़ें हमें यहाँ दी गई। और यहाँ पेड़ की क्या नहीं दी गई है, यहाँ पे ऊंचाई नहीं दी गई है, छाया दी गई है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो यहाँ देखिए ये कहलाता है हमारा यहाँ पे सीधा प्रतिलोम। कौन सा प्रतिलोम होगा, सीधा। तो यहाँ देखें, यहाँ हम लिख लेते हैं कि जो हमें नहीं दिया गया उसको हम मान लेते हैं कि माना पेड़ की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, ये मान लीजिए। फिर इसके बाद आपको इस प्रकार से एक टेबल बनानी है। ठीक है, इस टेबल में ये टेबल बना ली। इस टेबल में क्या लिखेंगे, वस्तु की ऊंचाई लिखेंगे और उसकी यहाँ छाया लिखेंगे। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु जो है उसकी ऊंचाई लिखेंगे यहाँ पे, तो पहली वस्तु की ऊंचाई दी गई है कितनी, 14 मीटर। और यहाँ लिखेंगे दूसरी वस्तु, ये पहली वस्तु हो जाएगी, यहाँ पे दूसरी। ठीक है ना, तो यहाँ पहली यहाँ दूसरी में हम दोनों की ऊंचाई लिखेंगे कि ऊंचाई कितनी दी है। तो पहली वस्तु की ऊंचाई 14 मीटर दी है, दूसरी वस्तु जो हमें दी गई है पेड़ है ना, तो पेड़ की ऊंचाई नहीं दी गई है, तो यहाँ हमने मानी है ये x, तो यहाँ x लिख देंगे। अब देखिए दोनों की छाया लिखेंगे। छाया, पहली वस्तु की छाया कितनी है, 10 मीटर, तो यहाँ 10 मीटर लिख लीजिए। ठीक है, दूसरी वस्तु की छाया 15 मीटर है, यहाँ 15 मीटर लिख लीजिए। ठीक है, यदि आप इतना काम कर लेते हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है। यहाँ देखिए 14/10 और यहाँ x/15। ठीक है, इस प्रकार से हमें वस्तुओं की यहाँ पे ऊंचाइयों का अनुपात, सीधा ऊंचाई और इसकी जो छाया की लंबाई है दोनों का अनुपात यहाँ पे लिख देना है। ठीक, तो ये हमने लिख दिया कि 14/10 बराबर x/10। अब कुछ नहीं रहा, अब तो ये समीकरण बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 14/10 और यहाँ पे बराबर है x/15 है, तो ये समीकरण बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर में यहाँ बटे वाली राशि का इसमें गुणा हो जाता है और यहाँ के बटे वाली राशि का यहाँ त्रियक गुणा कहलाता है। ठीक है ना, या तो त्रियक गुणा बोलिए, या पक्षांतर में भाग की राशि का गुणा होता है, तो ये दोनों भाग में है तो भाग का पक्षांतर यहाँ गुणा होगा, इस भाग का पक्षांतर यहाँ गुणा होगा। तो x बराबर सीधा लिख दिया, बराबर 14 में 15 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि x का मान निकालना है। तो 14 गुणित 15/10 आ जाएगा, 14 गुणित 15/10, और इनको काट दीजिए। तो किससे कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, पहले 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और यहाँ आ जाएगा 5 3 15, और 2 से 2 एकम 2 और यहाँ 2 सत्ते 14, 7 गुणित 3 बचा, तो 7 3 21, ये आ जाएगा बराबर 21। तो पेड़ की छाया क्या आ जाएगी, 21 मीटर, क्योंकि पेड़ की हमने जो है ऊंचाई मानी है कि पेड़ की ऊंचाई x मीटर है, तो पेड़ की यहाँ पे ऊंचाई आ जाएगी, हमें ऊंचाई ज्ञात करना थी, छाया दी गई थी 21 मीटर। बस इसी प्रकार के देखेंगे हम सारे जो सवाल इसमें दिए गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है। यहाँ पर दिया है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का ये निशान बना रहता है, ठीक है ना, प्रति को ऐसा निशान बना देते हैं, प्रति, प्रति माने होता है 1 घंटा। ठीक है ना,
तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान माने बिल्कुल समान चाल से चल रही है। ठीक है, तो एक घंटा में कितनी जा रही है वो 75 किलोमीटर, कितने में, एक घंटा यानी 60 मिनट में। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो प्रश्न दिए गए हैं कि वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, और दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, दूरी। तो हम यहाँ पहले प्रश्न डाल करके लिखेंगे कि माना उसने x किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, ये हमें नहीं दिया गया, तो इसे हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना है उसको हम मान लेते हैं माना वह x है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे वाले प्रश्न में भी 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय, तो यहाँ मानेंगे कि माना समय जो है x मिनट है। ठीक है, तो आपको एक प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में मिलेगा, इन दोनों में से दोनों नहीं मिलेंगे, कोई एक मिलेगा। तो यहाँ देखेंगे हम कि इसमें रेलगाड़ी का दिया गया है। ठीक है, और यहाँ मिनट दिया, यहाँ पे क्या दिया गया है, कितनी दूरी यानी समय, और यहाँ दूरी, और यहाँ पे दिया गया है दूरी और समय। ठीक है ना। तो अब देखिए हमने इनको मान लिया है, तो यहाँ हम सीधे सीधे सारणी में दूरी और समय का यहाँ सारणी बना लेंगे, यानी हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। ठीक है ना, तो ये दूरी और समय में टेबल हो गई। अब दूरी कितनी दी गई है पहले में देखें, तो पहले की दूरी है 75 किलोमीटर। ठीक है ना, और दूसरी वाली वस्तु है उसकी दूरी कितनी है, हमने मानी है x से किलोमीटर दूरी है, तो 75 और x इसमें आ जाएगा। पहले का समय कितना है, प्रति घंटा, प्रति माने होता है एक घंटा, और एक घंटा में होते हैं 60 मिनट। ठीक है ना, एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ के एक घंटा के 60 मिनट को हम इसमें समय में लिख लेंगे कि 60 मिनट, और दूसरी वाली वस्तु जो हमारी वस्तु है यहाँ पे 20 मिनट दिया गया, तो यहाँ 20 लिख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख करके 75/60 और x/20, जैसा अभी पहले प्रश्न में किया बिल्कुल वैसे ही करना है। चलिए ये आ जाएगा 75/60 x/20, 20 का हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो x बराबर 75 गुणित 20/60 ही आ जाएगा। और इसको काट लीजिए, शून्य से शून्य, और यहाँ काटें तो 2 से काट सकते, 2 एकम 2, 2 3 6, और 3 से काटिए, 3 एकम 3, और 3 से 75 को काट दीजिए, तो 3 दूनी 6, बचेगी 1, हो जाएंगे 15, और 3 5 15, कितना आ जाएगा 25, x बराबर 25। तो 20 मिनट में कितनी दूरी जाएगी, वह जो है 25 किलोमीटर दूरी जाएगी। हमने x से किलोमीटर दूरी मानी है, तो x का जो मान आया वही हमारी क्या हो गई, दूरी हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न में देखिए, यहाँ पर दिया गया है 250 किलोमीटर की दूरी, और समय नहीं दिया था, तो हमने समय मान लिया कि x मिनट है। ठीक है ना, अब इसी से लगाएंगे कि 75 किलोमीटर एक घंटा में, तो यहाँ तो इसकी दूरी दी गई और समय दिया गया, तो दूरी और समय हम दोनों, पहली वाली वस्तु की दूरी और समय यहाँ लिख लेंगे, दूसरी वाली वस्तु का समय 250 दिया गया है, दूरी हमने क्या मानी, समय क्या माना, x है, तो समय यहाँ लिख लेंगे दोनों। तो यहाँ देखिए सीधे 75/60 और 250/x, ये आ जाएगा 75/60 और 250/x। अब यहाँ देखो x का मान निकालना है, तो x को 75 की जगह पक्षांतर करेंगे, 75 को x की जगह लाएंगे। ठीक है, और 60 का सीधे 250 में यहाँ गुणा कर देंगे, तो देखो x बराबर ये आ जाएगा 250, 60 का यहाँ पक्षांतर होगा तो गुणा में आ जाएंगे, और x को यहाँ लाना है, 75 को यहाँ लाना है, एक दूसरे का ट्रांसफर करेंगे, तो पक्षांतर में इस प्रकार से भाग का गुणा, गुणा का भाग यहाँ आ जाएगा, तो 250 गुणे 60/75, और इसको काट दीजिए, तो सीधे सीधे भी काट सकते हो कि 25 से काटें, तो 25 3 75 होते हैं, और 25 एकम 25। ठीक है, और 3 से काट दीजिए 60 को, 3 एकम 3, और यहाँ 3 दूनी 6, 20 आ जाएगा, 20 और 10 का गुणा कितना हो जाएगा, 200, 20 धाम 200, तो x बराबर हमारे पास 200 मिनट आए अभी, क्योंकि ये मिनट थे, तो ये क्या आ गए, मिनट। मिनट के आप घंटे बना सकते हो, क्योंकि 200 मिनट हैं, तो एक घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 200 में 60 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, 200 भागित 60, और यहाँ देखें तो 6 18, 3 बार भाग जाएगा, 6 18, शून्य का शून्य, बचेंगे 20, तो 3 घंटे 20 मिनट, ये मिनट बचे ना, और ये घंटे बन गए क्योंकि भाग चला गया इसमें, तो 3 घंटा 20 मिनट, तो यहाँ लिख देंगे, अतः समय बराबर, पहले तो लिखिए कि 200 मिनट, फिर लिखेंगे 200 मिनट बराबर 3 घंटा 20 मिनट,
तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में, फैक्ट्री का नाम है, ठीक है, एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। ठीक है, 840 बोतलें 6 घंटे में। ठीक, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी? तो वही मशीन वही है, ठीक है ना। पहला घंटा जो दिया गया है कि ये 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, यदि हम इसका समय परिवर्तन करें तो कितनी बोतलें भरेंगी, तो 5 घंटे में कितनी भरेंगी। तो हम मान लेते हैं जो हमें यहाँ निकालना है, मान लेते हैं कि माना मशीन 5 घंटे में x बोतलें भरेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमें समय और बोतलों की संख्या दी गई है, यही दोनों हम यहाँ अपनी सारणी में या अपना जो टेबल है टेबल में यहाँ पे बनाएंगे कि समय और बोतलों की संख्या, दोनों की हम क्या बनाएंगे यहाँ पे टेबल, और इस टेबल में दोनों का समय लिख देंगे और दोनों की संख्या लिख देंगे। तो यहाँ देखिए पहले लिखिए समय, दोनों का समय दिया है यहाँ 6 घंटे और दूसरी का दिया है 5 घंटे, 6 घंटे 5 घंटे दोनों का, ठीक है ना, दोनों समय। और यहाँ बोतलों की संख्या पहले में 840 दी है, दूसरी में हमने मान ली है कि माना मशीन 5 घंटे में x बोतलें भरती है, तो यहाँ x लिख देंगे। ठीक है, ये संख्या आ जाएगी। अब ये सीधा प्रतिलोम है, तो 6 यहाँ पे बटे में 840 लिखेंगे और 5 बटे x यहाँ पे लिख दीजिए, इसलिए 6 बटे 840 5 बटे x है, x को यहाँ लाना है, 6 को यहाँ ले जाना है, 840 का 5 में गुणा करना है। ठीक है, तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर 6 को कहाँ लाना है, x की जगह पर, 840 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो 5 गुणित 840 बटे 6, और इसको सीधा काट दीजिए। ठीक है ना, तो 6 से सीधे भी कट सकते हैं और आप चाहो तो 2 2 से भी काट सकते हो कि 2 3 6, और यहाँ काटिए 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, शून्य का शून्य। अब इनको 3 से काट सकते हो, 3 एकम 3, यहाँ भी काटो 3 एकम 3, बचेगी 1, हो जाएंगे 12, 3 चौके 12, बचेगा शून्य, शून्य का शून्य। ठीक है, 140, तो 5 गुणित 140, 140 में 5 का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 शून्य शून्य, 5 चौके 20, हासिल 2 है ना, 5 और 2 7, कितना आ जाएगा उत्तर 700। ठीक है, कितनी बोतलें, तो यह 5 घंटे में 700 बोतलें भरेगी। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न चौथा दिया गया है, आपको प्रत्येक प्रश्न अच्छे से समझना है, ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो को रोक करके सीधे उतार बस लिया, समझा नहीं है तो आपको फिर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको पूरा देख करके समझिए। देखिए यहाँ पे दिया है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है, ठीक है, जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी कितने 18 किलोमीटर में निरूपित करती है या दर्शाती है। ठीक है, कितनी, यदि 1 सेंटीमीटर की दूरी है तो 18 किलोमीटर जो दूरी है उसको 1 सेंटीमीटर बता दिया। किसमें, जब हम मानचित्र बनाते हैं तो मानचित्र में या हम पैमाना मान लेते हैं, क्या मानते हैं, पैमाना, तो उस पैमाने के हिसाब से जो किलोमीटर की दूरी है वो हम किस में बना रहे हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, और वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा तय की गई मानचित्र में दूरी क्या होगी। तो उसने जो मानचित्र बनाया है, तो देखिए 18 किलोमीटर में तो 1 सेंटीमीटर है, तो 72 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर की दूरी होगी, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम पहले मानचित्र की दूरी लिखेंगे और वास्तविक दूरी लिखेंगे। ठीक है, तो मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी का हम यहाँ टेबल बनाएंगे। यहाँ देखिए हमने जो हमें निकालना है, हमने मान लिया कि उसके द्वारा तय की गई मानचित्र में दूरी x है, तो यहाँ लिखेंगे माना मानचित्र में दूरी x सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब मानचित्र की दूरी लिखिए और वास्तविक दूरी लिखिए, यहाँ पे दोनों की टेबल बना दीजिए। चलिए यहाँ देखें मानचित्र में दूरी दी गई है कितनी, 1 सेंटीमीटर, और दूसरा दूरी कौन सी दी गई, वास्तविक, वो दी गई वास्तविक 18 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर और 18 किलोमीटर दोनों दूरी हम यहाँ पे लिख लेंगे। और दूसरी जब गाड़ी से जाती है तो उसकी देखिए वास्तविक दूरी कितनी है, 72 किलोमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 72। ठीक है, और जो दूरी मानचित्र में दिखानी है वो कितनी मानी है, x सेंटीमीटर, तो x को यहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब चलिए 1 बटे 18 आएगा, यहाँ x बटे 72 आ जाएगा। चलिए यहाँ लिख दीजिए 1 बटे 18 x बटे 72, 72 को
1 की जगह पे लाना है, 1 यहाँ आ जाएगा और 18 कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 72 ऊपर करिए, 18 को 18 रहने दीजिए क्योंकि x ऊपर ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे 72 का 1 में गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 72 का गुणा आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 72/18। और इसको आप काट सकते हो, चाहे सीधा काट लो, 18 का पहाड़ा आता है, नहीं तो 2 से काटिए पहले, 2 इनाम 18 और 2 से इसको काट दीजिए, 2 3 6 बचेगी 1, ठीक है ना, 12 2 6 12 और 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 का पहाड़ा पड़िए, 9 चौके 36, 4 बार में कटेंगे तो उत्तर आ जाएगा 4। तो मानचित्र में दूरी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। कितने की, 72 किलोमीटर की दूरी मानचित्र में 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ देखें, अब आगे चलिए, यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया है कि यदि मोटे कागज की 12 सीटों का भार कितना है, 40 ग्राम है। सीटों की संख्या दी गई है, यहाँ पे उसका वजन दिया गया, ठीक है। और तो ऐसे ही कागज की कितनी सीटों का भार 2 सही 1/2 किलोग्राम होगा, यानी 2.5 किलो होगा। 2 किलोग्राम और आधा किलोग्राम कितना हो जाएगा, 2.5 किलो, ठीक है ना। तो इनका जो है हमें इस किलो का हमें सीटों का भार निकालना है, सीटों की संख्या निकालनी है कि कितनी सीटें होंगी। यहाँ पे देखिए 12 सीटें कितनी हैं, 40 ग्राम की हैं। तो यहाँ पे संख्या नहीं दी गई है, 2.5 किलोग्राम में कितनी सीटें होंगी ये हमें निकालना है। तो यहाँ हम कागज की सीटों की संख्या क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कागज की सीटों की संख्या x है, ठीक है, इस प्रकार से। अब चलिए सारणी बनाइए, यहाँ पे सीटों की संख्या और सीटों का भार यानी वजन, ठीक है ना। तो सीटों की संख्या और सीटों के भार यहाँ लिख करके और इनकी इस प्रकार से टेबल बना लेना है। और यहाँ हम लिखेंगे सीटों की संख्या और सीटों का भार। तो देखिए सीटों की संख्या कितनी दी गई, 12, सीटों का भार कितना दिया गया, 12 सीटों का 40, ठीक है। दूसरे में हमने देखा यहाँ पे कि सीटों का भार हमने मान लिया है x, तो यहाँ लिख देंगे x। और ये देखो 2 सही 1/2 किलोग्राम को हमें ग्राम में बदलना, क्योंकि यहाँ देखिए ग्राम में ही आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राम में बदल लेंगे। तो 2 किलो 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर होते हैं 1000 ग्राम। 1 किलो में 1000 ग्राम होते, तो 2 किलो में कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे, कितने, 2000 ग्राम, ठीक है, 2 किलो में। अब चलिए 1 किलो में 1000 ग्राम, तो आधे किलो में, तो आधा किलो में कितने हो जाएंगे, 500 ग्राम, ठीक है ना। तो इसे 2000 ग्राम में 500 ग्राम और जोड़ देंगे तो 2500 ग्राम बन जाएंगे ये सभी, ठीक है, माने 2 किलो के और आधा किलो के, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे 2500 ग्राम। तो यहाँ लिख दीजिए 2500 यहाँ पे, ठीक है। ये आपको लिखना है, प्रत्येक सवाल को आपको समझना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे अच्छे से समझिए। तो यहाँ देखिए अब सीधा लिखेंगे 12/40 और x/2500, ठीक है। यहाँ पे अब सीधा सीधा करना है कि 12/40 लिख देंगे और x/2500, तो x/2500। अब क्या करना है, सीधे 2500 का यहाँ गुणा बस करना है, तो बराबर x का मान सीधा निकल आएगा। तो 12 × 2500 यहाँ रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा 12 × 2500 बटे ये 40 है ही पहले से। चलिए इनको काट लीजिए, शून्य से शून्य पहले काट देना है। अब चलो इसको 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 3 12, 25 में 3 का गुणा करेंगे, 250 में 3 का गुणा, तो यहाँ पे 25 3 75 यानी 750 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 750 सीटों की संख्या कितनी होगी, 750 सीटों की संख्या होगी 2500 ग्राम वाले वजन में, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 6वां दिया गया है, आपको प्रत्येक प्रश्न को समझना है, क्योंकि अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे यदि आप समझेंगे नहीं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रश्न को अच्छे से समझिए, क्योंकि जो हमने पाठ पढ़ा है कि सीधा प्रतिलोम और सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात, तो यहाँ देखें हम, यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, एक टंकी को 1 घंटा 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। एक टंकी है, 1 घंटा 20 मिनट में कितने पाइप भर रहे हैं, टंकी को 6 पाइप भरते हैं, ठीक है। यदि उसी प्रकार के पाइपों का 5 पाइपों का उपयोग किया जाए,
अब पाइपों की संख्या 6 की जगह कितनी कर दी गई, 5 पाइप। तो वह टंकी कितने समय में भरेगी। अब यहाँ अच्छे से समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो है समय के साथ पाइपों की संख्या कम करने पर समय घटेगा या समय बढ़ेगा, यहाँ इस बात को समझना है। तो ये सीधा समानुपात और प्रतिलोम समानुपात कैसे बनते हैं, यहाँ देखिए आप। यदि मान लीजिए मैं इस प्रकार से बता रहा हूँ, यहाँ समझिए, मान लीजिए ये आपके पास कोई टंकी है, ठीक है, ये टंकी है और टंकी को 6 पाइप भर रहे हैं, यानी 6 मशीनें लगी हुई हैं इस प्रकार के आपके, मान लीजिए ये यहाँ पे 6 पाइप हैं, ठीक है, ये 6 पाइप क्या कर रहे हैं, इसको भर रहे हैं, ठीक, ये 6 पाइप भर रहे हैं। तो कितना टाइम लगता है इसको, 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं। अब यदि मान लीजिए इसमें से एक पाइप की संख्या कम कर दी जाए, एक पाइप घटा दिया, तो कितने बचे, 5 पाइप। अब बताइए, ये यदि 6 पाइप इसको 1 घंटा 20 मिनट में भरते हैं इस टंकी को, और यदि मान लीजिए एक पाइप कम कर दिया गया, तो अब बताओ यहाँ समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा। यदि हम पाइपों की संख्या कम करते हैं तो समय क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, समय और अधिक लगेगा। क्योंकि यदि हम इसको और पाइपों की संख्या कम करते जाएं, 2 पाइप कर दें, 3 पाइप कर दें, यदि एक ही पाइप को हम इस टंकी को भरें तो समय हमें बहुत ज़्यादा लगेगा, अधिक समय लगेगा। तो यहाँ देखिए ये जो है यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात होगा, यानी उल्टा हो रहा है कि यदि हम पाइपों की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो समय कम होता है, और यदि पाइपों की संख्या कम करते हैं तो समय बढ़ रहा है, उल्टा हो रहा है। और बाकी जो हमने अभी सवाल देखे हैं इसके पहले वाले, वो सीधा समानुपात के थे। तो सीधे समानुपात में यदि हम किसी वस्तु का मूल्य या किसी वस्तु को बढ़ाते जाते हैं तो उसके आगे यदि हम संख्या बढ़ाते हैं तो उसी के अनुपात में वो संख्या बढ़ती जाती है, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं प्रतिलोम। उल्टा हो रहा है ना, तो इसको हम समानुपात को क्या बोलेंगे, प्रतिलोम समानुपात। तो यहाँ ये जो पाइप हैं, अब 5 पाइपों का उपयोग किया जा रहा है 6 की जगह पे, तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए अब यहाँ मान लेंगे हम कि टंकी को कितना समय लगा, माना टंकी x मिनट में भरेगी, ये मान लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए पाइपों की संख्या और यहाँ पे समय, दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे लिखना है। इसमें हम टेबल बनाएंगे कि पाइपों की संख्या, समय, जैसी टेबल बनाते आए हैं वैसी टेबल बनाइए। और अब देखिए यहाँ पर हम पाइपों की संख्या लिखेंगे कि पहले तो हमें 6 पाइप लगे थे और हम दूसरे में 5 पाइप का उपयोग कर रहे थे, यहाँ 5 लिख देंगे। अब समय देखिए यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट, तो हमें इसको मिनट में बना लेंगे, या घंटा पूरा दिया होता तो घंटे घंटे में, और मिनट दिया है तो हम क्या करेंगे, घंटे के मिनट बना लेंगे। 1 घंटा बराबर, 1 घंटा बराबर, यहाँ चाहो तो लिख लेना कि 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। तो 60 मिनट और 20 मिनट कितने हो जाएंगे, 60 और 20 को जोड़ देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 80 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ समय पहली वाली जो हमें पाइप थे 6 पाइपों का समय कितना है, 80 मिनट, ठीक है ना। और दूसरे वाले जो 5 पाइप हैं उनका समय हमने मान लिया, नहीं दिया है, निकालना है, तो यहाँ हम x मान लेंगे, ठीक है, तो यहाँ x लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पे बस यदि हमें लिखना है कि यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, ये हमने पहले से इसको लिख देना है कि यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। तो अभी तक हम क्या करते आए हैं, 6/80 5/x करते आए हैं। यहाँ पे क्या दिया, प्रतिलोम दिया है, तो हमें भाग की जगह 6/80 यानी भाग कर रहे थे, अब हमें भाग की जगह क्या करना है, गुणा। अभी हम भाग करते थे, अब हमें किस में बदलना है, प्रतिलोम में गुणा में बदल देना है। तो 6×80 5×x ये करना है। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, इसलिए 6×80 बराबर 5×x ये लिखना है, ठीक है। अब देखिए x का 5 गुणांक है, इसलिए इसको बटे में ले जाएंगे तो x बराबर यहाँ पे सीधे निकल आएगा, x बराबर 6×80 और बटे में ये 5 आ जाएगा, ठीक। तो इसको यहाँ पे लिखिए और काट दीजिए इनको, और यहाँ पे 5 से सीधे 5 एकम 5, यहाँ से काटे हम 5 एकम 5 बटेंगे 3 और 5 छक्के 30, ठीक है ना। 16 का 6 में गुणा कर लीजिए, 16×6, तो 6 6 36, 6 और 3 9 96, कितना आ जाएगा, 96 मिनट, ये आ जाएगा 96 मिनट। अब हमें 96 मिनट के क्या कर लेना है, 96 मिनट के हमें घंटा और मिनट में बदल देना है। तो 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो 96 मिनट के यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 का भाग लगा देंगे, 60 एकम
60, ठीक है, 1 घंटा आ जाएगा। और यहाँ पे मिनट है, बच जाएंगे 6 और 9 में से 6 घटाएंगे 3, ठीक है, 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट। तो उत्तर हो जाएगा कि अतः टंकी 96 मिनट यानी 1 घंटा 36 मिनट में भरेगी, ठीक है ना। उसको क्या टाइम लगा, ज़्यादा समय लगा, 1 घंटा लगा और 36 मिनट लगे। और वैसे में 1 घंटा 20 मिनट लग रहे थे जब 6 पाइप भर रहे थे। और यदि 5 पाइप, एक कम कर दिया गया है, 5 पाइप भरेंगे तो इसको 36 मिनट लगेंगे, यानी हमारा 16 मिनट का समय और बढ़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यदि पाइपों की संख्या कम कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है समय बढ़ रहा है, इसलिए ये प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 7 दिया गया है, ध्यान से पढ़िए। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाता है तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं, ठीक है। 24 बच्चे हैं और 24 बच्चों में मिठाई बांटी गई तो प्रत्येक को कितनी मिल गई, 5-5 मिल गई, ठीक है। 24 थे इसलिए 5-5 मिल गई। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, यानी 24 की जगह इसमें से 4 क्या हो जाए, कम हो जाए, तो 20 बचेंगे, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। अब यहाँ पे देखना है कि यदि मान लीजिए 24 बच्चे थे तो 5-5 मिली हैं और बच्चों की संख्या कम हो जाएगी तो मिठाइयों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ देखो संख्या कम होने पर मिठाई बढ़ रही है और यहाँ पर संख्या अधिक होने पर यहाँ मिठाइयाँ कम हो जाती हैं। तो ये कौन सा प्रतिलोम होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात होगा। कौन सा समानुपात, प्रतिलोम समानुपात। तो यहाँ देखें, मान लेंगे हम कि कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, माना प्रत्येक बच्चे को x मिठाइयाँ मिलेंगी, ठीक है, ये मान लीजिए। और यहाँ बच्चों की संख्या और मिठाइयों की संख्या की हम यहाँ टेबल बनाएंगे कि बच्चों की संख्या, यहाँ मिठाइयों की संख्या। तो यहाँ लिखें बच्चों की संख्या कितनी थी, पहले 20 थी और 4 कम होने पर, 4 की कमी होने पर 24 में से 20 को घटा दीजिए तो 20 बचेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चों की संख्या दूसरी बार में 20 हो जाएगी। अब मिठाइयों की संख्या कितनी थी, पहले 5 मिठाइयाँ मिल रही थी और दूसरी हमने मान लिया है कि अब यदि बच्चों की संख्या कम होती है तो x मिठाइयाँ मिलेंगी, x मान लिया, ठीक। और यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। जब प्रतिलोम है तो हम 24/5 नहीं लिखेंगे, 24 गुणित 5 और 20 गुणित 5। यहाँ देखिए 24 गुणित 5 बराबर 20 गुणित 5, ठीक है। अब इस 20 वाले गुणांक को क्या करना है, पक्षांतर करके इसके बटे लिख देना है, 24 गुणित 5 बटे 20, तो x बराबर आ जाएगा। तो x बराबर 24 गुणित 5 बटे 20 और इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 से काटें, 4 एकम 4, 4 6 24, तो उत्तर बराबर क्या आ जाएगा, 6 मिठाइयाँ। यानी हम यहाँ पे 4 बच्चे कम करते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। और यदि संख्या 24 थी तो 5-5 मिल रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ संख्या कम करने पर मिठाइयों की संख्या बढ़ जाती है, तो इससे पता चलता है कि ये प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 8 दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए और पूरे सवाल को समझिए। यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित करते हैं या कर सकते हैं या बना सकते हैं, 15 श्रमिक, श्रमिक यानी मजदूर, श्रमिक यानी जो मजदूर रहते हैं, मजदूर बनाते हैं दीवार, है ना। तो 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में बना सकते हैं या निर्मित कर सकते हैं, तो इसी कार्य को, कार्य यही है, तो 30 घंटों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यदि हमें जल्दी काम करवाना है, ठीक है ना, यहाँ कितने 48 घंटे लग रहे थे, तो 48 घंटे की जगह 30 घंटे में पूरा करने के लिए, यदि 30 घंटे में पूरा करना है तो यहाँ क्या करेंगे, मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हम घंटा कम कर रहे हैं तो संख्या मजदूरों की बढ़ रही है, और यदि हम घंटा ज़्यादा करते हैं तो मजदूरों की संख्या कम होती जाती है ना। तो यहाँ कौन सा समानुपात होगा, प्रतिलोम समानुपात होगा, सीधा समानुपात यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम सीधा सीधा करेंगे अब कि जो हमें निकालना है, श्रमिकों की संख्या निकालनी है, तो हम मान लेंगे कि माना x श्रमिकों की आवश्यकता
होगी। ठीक है, और यहाँ पे टेबल बना लेंगे घंटों की और मजदूरों की, समय की और मजदूरों की। समय किसमें दिया, घंटा में, तो घंटों की संख्या लिखेंगे और यहाँ नीचे लिख लेंगे श्रमिकों की संख्या या मजदूरों की जो संख्या है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। तो अब देखिए पहले में दिया गया है यहाँ 15 श्रमिक हैं, 48 घंटे हैं, तो 15 श्रमिक और नीचे 48 है, 48 15 श्रमिक और 48 घंटे इस यहाँ लिख लेंगे। और दूसरा जो हमें समय दिया गया है इसमें मजदूरों की संख्या नहीं दी गई, तो समय दिया है 30 और यहाँ पे श्रमिकों की संख्या हमने x मान ली है। ठीक है, ये x है तो यहाँ x लिख देंगे। ठीक, तो घंटों की संख्या ऊपर और श्रमिकों की संख्या नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा समानुपात है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। ठीक है ना, जब प्रतिलोम समानुपात है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 48 गुणित 15 और हम इसके बराबर लिख देंगे 30 गुणित x। तो यहाँ देखिए इसलिए 48 गुणित 15 बराबर 30 गुणित x होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रतिलोम समानुपात है। ठीक है, और यहाँ x का गुणांक 30 है तो 30 यहाँ बटे आ जाएगा 48 के, तो x बराबर आ जाएगा 48 गुणित 15 बटे 30। ठीक है, यहाँ पे सीधे लिख दीजिए और इसको काट दीजिए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, दो ही बार में कट जाती है, 5 5 से काट लीजिए पहले। ठीक है ना, फिर यहाँ से काटिए, 2 एकम 2 और 2 से 48 काटे हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, उत्तर आ जाएगा 24। ठीक है ना, तो x हमने क्या माने हैं, श्रमिकों की संख्या कितनी मानी है हमने, x, तो x बराबर आया 24। तो यहाँ लिख देंगे उत्तर में कि 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो यदि हम यहाँ समय को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए मजदूरों की या श्रमिकों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, और यहाँ पे कम थी, 15 से कितने हो जाएंगे, 24 श्रम यानी मजदूर लगेंगे, तब वह कार्य 30 घंटे में पूरा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 9 यहाँ पे दिया है, इसको अच्छे से समझिए। एक कार एक स्थान तक पहुँचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल करके 2 घंटे का समय लेती है। तो यहाँ उसकी चाल कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर 1 घंटा में, तो वह 2 घंटे में मतलब पहुँचती है। और यदि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा, यदि वो चाल जो है बढ़ा लेता है, 80 किलोमीटर 1 घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको समय बताइए क्या लगेगा। जैसे मान लीजिए हम कोई दूरी को यहाँ पे मान लीजिए ये 10 किलोमीटर की दूरी है, यदि हम इसको पैदल चलेंगे तो कितना समय लगेगा, और हम बहुत तेज दौड़ कर जाएंगे तो बताइए आप, यदि हम तेज दौड़ के जाते हैं तो समय कम लगेगा, और यदि हम पैदल जाते हैं तो समय ज़्यादा लगेगा। तो यही है चाल का मतलब। यहाँ पर देखिए कि यदि मान लीजिए हम यहाँ पे अपनी चाल बढ़ा लेते हैं तो समय अधिक, वो बढ़ा लेते हैं तो कम लगता है, और यदि हम चाल कम करते हैं तो समय क्या होता है, अधिक लगता है। तो यहाँ कौन सा समानुपात होगा, यहाँ प्रतिलोम समानुपात होगा, क्योंकि यदि यह 60 की स्पीड में जा रहा तो 2 घंटे लग रहे, और यदि उसने स्पीड को 80 कर दिया, अधिक कर दिया, तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात होगा, ये हमें लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो इसकी चाल दी गई है यानी गति दी गई है, चाल को हम गति भी बोलते हैं, चाल भी लिख दीजिए यहाँ पे। जब हम टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे देखो गति और समय, गति यानी यहाँ चाल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, चाल, चाल लिखेंगे कि इसकी गति यानी कितनी है, तो यहाँ चाल और यहाँ पे लिखिए समय। तो यहाँ देखिए 60 दिया गया है 1 घंटे में, 1 घंटे में 60, और यहाँ पे समय दिया है 2 घंटे का समय लगता है, तो चाल और समय सीधा लिख सकते हो कि 60 और यहाँ समय हो जाएगा 2 घंटे, तो 60 और 2 घंटे ये लिख लीजिए। अब यदि हमने चाल बढ़ा ली, 80 कर ली है, तो वहाँ कितना समय लगेगा, तो यहाँ 80 लिख देंगे गति या चाल में, और यहाँ समय हमने x मानेंगे, माना कार की चाल, माना कार को x घंटे लगेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम समय मान लेंगे कि उसको कितना समय लगेगा, x घंटे लगेगा, और लिख देंगे कि यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। जब ये प्रतिलोम समानुपात है, 60 और 2 का गुणा होगा, 80 और x का गुणा होगा, और बराबर में इसको लिख देंगे। इसलिए 60 गुणित 2 बराबर 80 गुणित x। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम पिछले सवाल समझ चुके हैं, तो ये 80 बटे में आ जाएगा, 60 गुणित 2 बटे 80, और यहाँ पे काट लीजिए, 0 से 0, 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है ना, और यहाँ पे 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 से और काट लीजिए, 2 दूनी
4 और यहाँ पे 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ 3 और नीचे आ गए 2, तो 3/2 घंटे, और 3/2 घंटे को ऐसा सही बटे में लिख लीजिए। 3 में 2 का भाग लगा दें तो 2 एकम 2 बचेगा 1, यानी 1 सही 1/2, 1 सही 1/2 यानी 1 घंटा, और 1/2 यानी आधा घंटा और, ठीक है। तो कार को कितना समय लगेगा, यानी 1.5 घंटे का समय लगेगा। यदि वह 80 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो 1.5 घंटा लगता है, और 60 की से जाता है तो 2 घंटा लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम रफ्तार कम करते हैं तो अधिक समय लगता है, रफ्तार बढ़ा लेते हैं तो समय कम लगता है, ठीक है। तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, ठीक। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है, ठीक है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं, ठीक है ना। तो उसने जो यहाँ तीलियां लगाई हैं, देखिए इस प्रकार से उसने ये कोण बनाए हैं कि ये पूरा उसको एक चक्र दिया गया था, यानी एक वृत्त टाइप का है, और यहाँ पे उसने कितनी 4 तीलियां लगाई, कितनी लगाई 4 तीलियां। तो इन 4 तीलियों के मध्य जो बनने वाले ये कोण हैं, ये कितने अंश के बने हैं, 90 अंश के। यहाँ देखिए टेबल बना दी है कि तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण। यदि हम यहाँ पे 4 तीलियां लगा देते हैं तो प्रत्येक कोण कितने का बनेगा, 90 अंश का बनेगा, ठीक है ना। और आगे देखिए, यदि हम इस 4 तीलियों की जगह तीलियां हम बढ़ा देते, 6 कर देते हैं, ये देखिए इसमें 6 तीलियां हैं, तो कोण की संख्या यानी प्रत्येक कोण की संख्या 60 हो जाती, कितनी 60, ठीक है। अब आगे चलिए, यदि हम तीलियां बढ़ाते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे यदि 4 तीलियां थी तो कोण की संख्या 90 थी। यदि तीलियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो कोण की संख्या घट रही है। तो यहाँ पहले तो ये समझिए कि कौन सा समानुपात है, यहाँ प्रतिलोम समानुपात है। क्यों? क्योंकि हम तीलियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो कोण की संख्या कम हो रही है, जबकि बढ़ना चाहिए, तो हमारा सीधा समानुपात होता है। और यदि हम यहाँ संख्या बढ़ा रहे हैं तो कोण कम हो रहा है, तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। तो इस बात का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि कौन सा समानुपात है। फिर यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ देखें, प्रश्न 1 में दिया है कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण बताइए। अब यदि यहाँ पे देखिए 12 तीलियों तक का तो इन्होंने पूछा था, चलिए इनको भी भर सकते हैं, लेकिन हमें जो प्रश्न पूछा गया उसका बनाना है। तो इसके किसी भी कोण के साथ 4, 90 या 6, 60 के साथ में आप यहाँ आगे तीलियों का यहाँ पे टेबल बना लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी आगे टेबल हो जाएगी, ठीक है। और हम यहाँ पे इस टेबल में 4, 90 और बाकी जो हमें निकालना है उसकी हम यहाँ टेबल बनाएंगे। तो तीलियाँ कितनी दी गई हैं, तीलियों की संख्या दी गई 15, तो यहाँ हम 15 मानेंगे। और यहाँ पे बनने वाले कोण क्या होंगे, मान लेंगे माना कोण x है, तो ये टेबल बन जाएगी 4, 90 और 15 x की पहले में। और हमारा ये क्या कौन सा अनुपात होगा, यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात होगा। जब प्रतिलोम होगा तो हम गुणा करेंगे 4, 90 का और 15 x का, ठीक है। अब चलिए इसका अगला प्रश्न देखिए, यदि क्रमांकित तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश है तो तीलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कोण दिया गया है, तो इसी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ 40 कर लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी कौन सा हमारा समानुपात होगा, यहाँ पे हमारा प्रतिलोम समानुपात, इसमें भी है, सभी में प्रतिलोम समानुपात लग रहा है। तो अब देखिए यहाँ हमें किस प्रकार से करना है, आगे चलिए देखिए इसमें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो पहला हमारा प्रश्न है, पहले वाले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे हम। तो यहाँ हम मान लेंगे कि यहाँ पे तीलियों की संख्या बढ़ने पर कोण क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, ऐसा हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो प्रश्न है एक दिया गया था कि 15 तीलियों वाले पहिए क्रमांकित युग्म का कोण हम मानेंगे कि माना तीलियां 15 तीलियों वाला एक कोण x है, ठीक है ना। 15 तीलियों का कोण क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो हमारे समानुपात में 4, 90 का दिया, इसलिए 4 गुणित 90 और बराबर आ जाएगा 15 गुणित x, ठीक है ना, टेबल बना करके। तो यहाँ x बराबर 4 गुणित 90/15, जैसा करते आ रहे वैसे ही करेंगे। और 15 एकम 15, 15 छक्के 90 और 4 छः 24,
कितना कोण हो जाएगा, ये 24 अंश का कोण बनेगा। 15 तीलियों के साथ में 24 अंश का कोण बनेगा, ठीक है ना। यहाँ काटते बन जाएगा, या नहीं तो 3 से या 5 से काट के इनको छोटे छोटे करके काट सकते हो, ठीक है। यहाँ प्रश्न 2 देखिए, अब 2 में दिया गया था कि हमें कोण दिया गया है, ठीक है ना, तीलियों की संख्या निकालना है। तो हम क्या मान लेंगे, तीलियों की संख्या x है, माना तीलियों की संख्या x है, ठीक है। और 4 90 के साथ निकालेंगे, पहला वाला जो दिया था 4 गुणित 90, और यहाँ पे हो जाएगा 40 गुणित x, ठीक है ना। यहाँ पे 40 कोण दिया गया है और x से हम तीलियों की संख्या मान लेंगे, तो 40 गुणित x आ जाएगा उसमें। तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 4 गुणित 90 बटे 40। शून्य से पहले शून्य काट दीजिए, और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम 4 बराबर आ जाएगा 9। तीलियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 से ये जो 10 तक के प्रश्न दिए थे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गए होंगे। यदि हाँ कहीं लगता है, डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए। यहाँ पे इसको लाइक कर देंगे तो मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे विश्वास होता है कि आप लोगों को मैंने समझाया तो पूर्ण समझ में आ गया। तो यहाँ पे लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।